नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित राय और आप देख रहे हैं राय की रिपोर्ट दर्जना.com में। हमारे साथ आज उपस्थित है युवा दिलों की धड़कन अभिजीत मिश्रा। जब स्टेज पे चलते हैं तो तालियों के साथ और सबका दिल जीत लेते हैं। तो आइए अब मिलते हैं अभिजीत मिश्रा से। अभिजीत कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई अपनी गर्जना के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा कि आप मुझसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें और थोड़ी सी बातचीत। और रही बात युवा दिलों की धड़कन और बाकी बहुत कुछ, तो मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भावनाएं, कुछ जज्बात हैं जिनको शब्दों के माध्यम से यदि बयां कर पाने में मैं सफल हो पाता हूँ तो फिर लोगों को वो पसंद आता है, तो फिर उनका प्रेम मिलता है जो वाजिब भी है। नहीं नहीं, ऐसा ये तो आपका बड़प्पन, लेकिन युवा दिलों की धड़कन तो आप है। हमने आपकी कई शायरियां सुनी हैं। बाकी जहां आप स्टेज पे चलते हैं महफिल लूट लेते हैं। आपकी जो शायरी होती है, बोलने का अंदाज, तरीका, वो बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही बढ़िया होता है। अच्छा बहुत आप अभिजीत, तो हाँ बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अगर इस स्तर पर समझा, ये आपका बड़प्पन है वास्तव अरे में। नहीं नहीं, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसके बाद आप एक तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, तो उस तरह हमारे छोटे भाई भी हुए, क्योंकि सीनियर जूनियर का एक अलग से रिश्ता होता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल और सीनियर जूनियर का रिश्ता एक कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो लॉकडाउन में क्या हाल चाल है? लॉकडाउन के थोड़े अपने माहौल बता दीजिए अपने यहाँ के। लॉकडाउन देखिए, पहले तो लॉकडाउन पे अगर बात करूंगा तो मैं इसके दो परिप्रेक्ष्य रखना चाहूंगा। पहला परिप्रेक्ष्य जो है वो ये है कि देश वर्तमान स्थिति में जिस स्थिति में है, कोरोना जिस महामारी से जूझ रहा है, उस स्थिति में वहां से निकलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन है जो वर्तमान बिल्कुल। में चल रहा है। तो ये तो एक देश के स्तर पर बात हो गई। अब मैं अगर अपने यहाँ की बात करूं तो निश्चित रूप से मैं रायबरेली जिले का निवासी हूँ। लखनऊ भी मेरा घर पड़ता है, लेकिन रायबरेली जिले में वर्तमान में स्थिति ये है कि इसको रेड जोन में रखा गया है, सबसे बड़ी चीज। और रेड जोन में होने की वजह से समस्याएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, लेकिन आज जो 4 दिन की तकलीफें हैं, इनके बाद एक नया सवेरा जब देखने को मिलेगा तो वो एक नया सूरज जो होगा उसका एक अलग, उसकी एक अलग अनुभूति होगी, उसका एक अलग मजा होगा। क्योंकि इस संकट से जूझना है, इस संकट से लड़ना है, तो लॉकडाउन का पालन करना और लोगों से दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे लिए इतने सारे डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस, उसके बाद जो हम सारे दर्शक जो घर में हर तरह से एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं ओश का कवि हूँ और कविता में ओश के कवियों के लिए बेसिकली माना जाता है कि देश के प्रति उनका प्रेम कुछ विशेष होता है। और देश के लिए जो व्यक्ति करता है वो देश प्रेमी होता है, देशभक्त होता है। जो देश के प्रति समर्पित रहता है, देश के प्रति समर्पित भाव से देश के साथ लगा होता है। ऐसे में जी। अगर बात करें तो अभी तक हम लोगों ने किसानों की बात की, सैनिकों की बात की। सैनिक और किसान को सभी जानते हैं कि देश के लिए हमेशा जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। एक अन्न उगाता है और एक सीमाओं की सुरक्षा करता है। लेकिन वर्तमान में जो डॉक्टर, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनको भगवान कहा जाता है, वो इस परिस्थिति में जिस प्रकार अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए, बिना इस बात को सोचे कि उनके भी जीवन को खतरा है, अपने परिवार से दूर रहकर यदि देश के लिए और देश के लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ काम है। और बहुत ही ज्यादा गर्व की अनुभूति होती है कि देश में ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं। और निश्चित रूप से मैं उनके स्वस्थ होने के लिए कामना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी को स्वस्थ रखें और इस बीमारी से दूर रखें। और इस संकट काल में वो लोग इसी तरीके से देश के जितने भी लोग हैं उनका इलाज करते रहें और उनके प्राणों की रक्षा करते रहें। जैसे लोगों को लगता है कि डॉक्टर बहुत आसान है, इनका कुछ काम नहीं, लेकिन हम पर्सनली बता रहे हैं, हमारे भैया डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी। तो जी जो कॉस्ट्यूम सूट पहनने को मिलता है उसमें क्या होता है कि पूरा पैक रहता है, अंदर से सारे पूरा 2-3 लेयर पहनना पड़ते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जब तक ड्यूटी रहती है, एसी उसी कुछ नहीं चलता, उसमें आप नित्य क्रिया जो क्रियाएं भी होते हैं आप नहीं करने जा सकते। जी तो ये सब भी है। दूसरी बात, हमारे पिताजी भी इस प्रेस में हैं और इस समय लखनऊ में भी हैं। तो मजबूरियां हैं, थोड़ी दिक्कत होती है कि पापा हैं, हम लोग घर पे हैं और दिक्कत होती है क्योंकि लखनऊ रेड जोन में है। लेकिन एक दूसरी जी तरफ भी है कि काम कर रहे हैं लोगों के लिए, देश के लिए, तो उनका एक जी सम्मान भी है। तो जी तब इसी को शुरू करते हुए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं।
जी। और जहाँ तक आप इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज के इंग्लिश आपका लिटरेचर से मेरा एमए फाइनल ईयर हो गया। हाँ, और कविताएं लिखते हैं हिंदी में, जी। ये कैसे हुआ? देखिए, मुझे लगा था ये प्रश्न जरूर आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हरिवंश राय बच्चन की परंपरा को फॉलो करने वाला कवि हूँ। यही मेरा अगला सवाल आपसे यही था। तो ये कहना, वैसे मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण जिंदगी भर यशोदा माँ के पास रहे थे, लेकिन वो देवकी को भूले नहीं थे। मैं अंग्रेजी पढ़ जरूर रहा हूँ, लेकिन माँ हिंदी से जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सही बात। यकीनन यही कारण रहा है। और दूसरा इसका एक बहुत बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो ये रहा कि मेरे पिताजी गद्य लेखक थे, उपन्यासकार थे, और काफी अच्छे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, काफी नॉवेल्स लिखी हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। यकीनन वो उन्हें पब्लिश नहीं करवाए, उन्होंने करवाने की कोशिश नहीं की, और मैं भविष्य में उन कहानियों को, उन उपन्यासों को पब्लिकेशन हाउस से संपर्क करके पब्लिश भी करवाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो पहली प्रेरणा लिखने की मुझे उनसे मिली। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि वंशानुगत क्रम कुछ ना कुछ फॉलो होता है, तो उनका थोड़ा सा इल्म, उनका थोड़ा सा ज्ञान मुझे मिला। वो गद्य थे, मैं पद्य में आ गया, लेकिन उनका जो इल्म है कहीं ना कहीं वो मुझे मिला है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पिताजी इस सक्षम थे, इतने काबिल हैं कि उनके जितना तो नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा भी यदि मैं करने में सक्षम हो पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ। हाँ, ये तो बोले कि पापा से जो मिलती है, तो मेरे पापा एक्चुअली 25 साल से प्रेस में काम करते हैं, तो उनका वही क्या है कि मैं बीसीए लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी ज्यादातर रुचि होती है पत्रकारिता में, कुछ नया डिफरेंट करने का। तो जहां तक मैं हमको उम्मीद है वो भी हमारे पिताजी से ही मिला है। मेरे पिताजी जो हैं वो भी पिछले लगभग 23 सालों से पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष हैं हमारे जिले के, और वो भी पत्रकारिता करते हैं, तो वो भी आजकल कोरोना फाइटर में लगे हुए हैं। अच्छा, अभिजीत, अभी पापा की बात कर रहे हैं, तो अभी सोशल मीडिया पे मैंने आपका पोस्ट देखा जब आप पापा के थ्रू सम्मान पा रहे थे। जी जी तो, जी। तो वो कैसा लगा, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा मानना है, कोई भी सम्मान हो, वो कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता, यकीनन वो छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो आपके पिता के हाथों से मिलता है, तो सम्मान कैसा भी हो वो आपके लिए पद्मश्री से कम नहीं होता। तो वो क्षण मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मुझे पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि अपने पिताजी के हाथों से सम्मानित होना, यकीनन जिनका जीवन पर्यंत मैं सम्मान करता चला आया, उनके हाथों से सम्मान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी अनुभूति थी और बहुत बड़ा सम्मान था मेरे लिए। अच्छा, तो इसके बाद पापा से बात हुई तो पापा आपके बारे में कुछ बोल रहे थे? यकीनन उन्हें बहुत खुशी थी, हालांकि वो पढ़ाई के लिए मुझे प्रेशराइज करते हैं कि पढ़ाई करो, कविता वगैरह करते रहो, लेकिन इतना भी हाँ। ज्यादा नहीं कि इसी में रम जाओ। लेकिन वो सम्मान मुझे साहित्य के लिए मिला था, तो पहली बार ये अनुभूति हुई कि पिताजी ने मुझे साहित्य के लिए सराहा कि अच्छा लिखते हो और बहुत बढ़िया है। तो ये एक अच्छी चीज थी मेरे लिए। ये बताइए आप। अच्छा, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अब मेरा अगला जी प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप 10th और 12th टॉपर भी रहे हैं, हमने रिसर्च करके थोड़ा पता किया। तो आप 10th और 12th टॉपर हैं, इसके लिए बताइए। सर, लेकिन बेहतर है, आपने बेहतर है, बेहतर है आपने इतना ही रिसर्च किया। नहीं, आगे अब समय नहीं मिला, एक्चुअली जल्दी से प्रोग्राम होना शुरू किया था, इसलिए समय ठीक नहीं बात मिला। है। आगे और जी आपसे जुड़ेंगे फिर दोबारा। तो जी। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना? लखनऊ में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू है और भी जेएनयू है, तो वहां पे भी आप जा सकते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही क्यों, तो भी आज के समय में? देखिए, पहले तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे आने से पहले इलाहाबाद शहर की बात करता हूँ। कहते हैं इलाहाबाद शहर में कि हर दूसरा व्यक्ति कवि है और हर तीसरा व्यक्ति आईएएस है। ये हमें इलाहाबाद की बहुत बड़ी कहावत है। और पहला व्यक्ति और नेता है। पहला व्यक्ति नेता है। मैं नेता पे इस वजह से नहीं आता क्योंकि मैं वहां से थोड़ा दूरी बना के चलता हूँ। खैर, तो क्योंकि कविता से जुड़ा था, साहित्य से जुड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था क्योंकि इलाहाबाद जैसी, मुझे लगता है, साहित्य की सरजमी पूरे भारत में कहीं नहीं है। जैसा साहित्य हमें इलाहाबाद में मिलता है, जैसे कवि हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से लेकर हरिवंश राय बच्चन से लेकर और भी जो भी शायर हुए, अकबर इलाहाबादी जी, तो इन सब लोगों के बारे में बेहतर जानकारी के लिए और इनके साहित्य को थोड़ा बहुत समझने के लिए अगर मुझे कोई शहर अच्छा लगा तो इलाहाबाद लगा। दूसरी चीज, इलाहाबाद आने के बाद जब वहाँ के लोगों से जुड़ा, क्योंकि पहले मैं बहुत अच्छा, कोई भी व्यक्ति पहले जब स्टार्ट में लिखता है तो वो केवल लिखना जानता है,
कविता के कुछ नियम होते हैं, शायरी के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों से वो अनभिज्ञ होता है, उसे उन नियमों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो इलाहाबाद आने के बाद मुझे ये पता चला कि इलाहाबाद में कि कविता के कुछ नियम होते हैं, इसका एक मीटर होता है, शेर कहने हैं, गजलें कहनी है तो इसकी एक बहर होती है, इसका एक काफिया होता है। ये सब चीजें जब जानने को मिली, तब मेरे कहीं ना कहीं कविताओं में, मेरे साहित्य में थोड़ा बहुत बढ़ावा हुआ, थोड़ा बहुत मुझे सुधार मिला, अपेक्षित सुधार मिला लोगों के द्वारा, मुझे बहुत सहायता भी मिली, जिससे साहित्य बढ़ा। अब दूसरी चीज, कर्मस्थली के बाद अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्यों चुना। तो शिक्षा की यदि बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आती है शिक्षा के लिए, पहली चीज तो ये आती है कि मैंने जेएनयू का भी फॉर्म डाला था, लेकिन वहां नाम नहीं है। तो सबसे सबसे जो बड़ा कारण था, तो नहीं, जो सच्चाई है मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा सिलेक्शन का नाम आ गया जब मैंने एंट्रेंस का फॉर्म डाला। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस पास आउट करने के बाद मैंने फौरन वहाँ पे एडमिशन लिया। उसके पीछे मेरे सबसे बड़ा कारण तो साहित्य था, दूसरा कारण पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कई प्रोफेसर के नाम सुने थे जो लगातार, और कुछ लोग मेरे संपर्क में भी थे जिन्होंने मुझे सुझाव दिया कि यह विश्वविद्यालय आपके लिए उपयुक्त होगा। इस वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने चुना। एक्चुअली क्या है कि मैंने कई लोग से सुना है, बोलते हैं कि आप अपने लड़के को किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं। ठीक है, वो सही। विश्वविद्यालय। जी। तो मैं कह रहा था शिक्षण संस्थान अंकित भाई कोई भी बुरा नहीं होता है, जो प्लेस शिक्षा के लिए है वो बुरा नहीं होता है, वहां के लोग उसे बुरा बनाते हैं। वहां के लोगों में यदि बात की जाए तो बेसिकली मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को धूमिल करने का काम करती हैं। जैसे रोजाना लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी भी चीज में, वर्तमान में जैसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति का कोरोना से संबंधित एक ऐसा बर्ताव, मैं विशेष नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जी जी, मैं प्रोफेसर। समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं लेंगे, हम ले रहे हैं, प्रोफेसर साहब की बात कर रहे हैं आप। जी। तो कोरोना जैसी स्थिति में एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा एक ऐसा कदम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का काम करता है। तो लोगों का काम है कहना, और लोग कहते रहेंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि मेरा मोटिव पढ़ाई का है, मेरे साथ साथ अन्य सभी छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, उन सभी छात्रों के यदि मोटिव पढ़ने का है, उनका जो उद्देश्य है वो पढ़ाई है, तो फिर कोई भी विश्वविद्यालय बुरा नहीं है, कोई भी जगह बुरी नहीं है, कोई भी शिक्षण संस्थान बुरा नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ लाइन सुना दे, कुछ अपनी शायरियाँ, क्योंकि साथ में वो भी चलता रहे तो थोड़ा और दोस्तों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शेर शायरी तो मैं अक्सर सुनाता हूँ। अभी एक घटना हुई, हाँ पालघर में दो संतों की हत्या हुई, हाँ और हाँ। उनके, तो पालघर में, महाराष्ट्र में, और बहुत दुखनीय घटना थी ये। बहुत ही तो उस निंदनीय पर, था ये। बिल्कुल निंदनीय घटना थी, और उस पर मैंने थोड़ा बहुत अपने शब्दों की तुकबंदी जो भिड़ाई, उस पर लिखने की कोशिश की कि सत्ता के गलियारों में एक चोर छिपा है बाबूजी, सत्ता के गलियारों में एक चोर छिपा है बाबूजी, हिंदुस्तान के दिल में भी एक शोर छिपा है बाबूजी, सत्ता के गलियारों में एक चोर छिपा है बाबूजी, हिंदुस्तान के दिल में भी एक शोर छिपा है बाबूजी। अब याद करना, कल्पवृक्ष नाम था उसका, कि जब जब वृक्ष पे वार हुआ है उसकी डाली सूख गई है, पहला बंद है, आखिरी भी बंद है क्योंकि एक ही बंद हुआ है। जब जब वृक्ष पे वार हुआ है उसकी डाली सूख गई है, कईयों ने तो पानी त्यागा कितनों की तो भूख गई है। और उद्धव ठाकरे जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम मैं प्रयोग करता हूँ दूसरी तरीके से, कृष्ण जी के एक मित्र थे वो उद्धव, बड़ा ज्ञान देते थे वो। हम्म। हिसाब से मैंने कि जब जब वृक्ष पे वार हुआ है उसकी डाली सूख गई है, कईयों ने तो पानी त्यागा कितनों की तो भूख गई है, और ऊधो नीति नहीं साहब, ऊधो नीति नहीं साहब, अब मानवता पे डट जाओ, या तो उनको फांसी दे दो या तो कुर्सी से हट जाओ, या तो उनको फांसी दे दो या तो कुर्सी से हट जाओ। और जिनको शीश नवाते, जिनको शीश नवाते उनका शीश कटा है बाबूजी, हिंदुस्तान के दिल में भी एक शोर छिपा है बाबूजी, सत्ता के गलियारों में एक चोर छिपा है बाबूजी। क्या बात। यही तो शायर शायर लोग का होता है, अपने अंदाज में अपने शब्दों में पूरे जो दर्द होता है बयां कर देते हैं। और रही बात इसकी तो जैसे क्या होता है कि कुंभ में जो संस्थाएं बनी थी, सॉरी संस्थाएं नहीं, क्या होता है, जो हमारी रक्षा के लिए बनी थी, जब कुंभ में कई सारे, वो क्या एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है, अ, अखाड़े अखाड़े जो कुंभ में जब अखाड़े जितने बने थे वो हिंदू धर्म के वो जहाँ तक मैं उसका पढ़ रहा था, तो
क्या होता है, सिर्फ अखाड़े दिखाने के लिए, एक हिंदू संस्कृति जो सभ्यता उसको बचाने के लिए ही लड़े, लेकिन वो क्या होता है कि सबसे बड़ा देश का संविधान है और उसकी इज्जत करते हैं और उम्मीद जी करते हैं कि इनको इंसाफ मिले। और बिल्कुल। जो कोरोना की वजह से अब देखिए क्या होता है उसके बाद, जो होगा उम्मीद करते हैं भारत की जनता है, भारत का संविधान है, सर्वोपरि है, तो उसमें बिल्कुल। उम्मीद है कि सबको देर सवेर जहां तक होता है सबको उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल। और अभिजीत, आपने शायरी लिखना कब से शुरू किया है? अच्छा, इसका मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैंने शायरी लिखना पिटने से शुरू किया। अब पिटना किस सेंस में हुआ कि मैं कक्षा 9 में था उस वक्त। एक आज से करीब 9 साल पहले, 8-9 साल पहले मैं कक्षा 9 में था। विद्यालय से वापस आया था और 13 मई उस दिन तारीख थी। 13 मई वाह, मुझे याद। 13 मई। धन्यवाद। जी, तो 13 मई को मेरी माता जी का जन्म दिवस होता है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं आया हुआ था और रात्रि का समय था और किसी चीज के लिए मैं जिद बहुत करता था बचपन में। तो किसी चीज के लिए मैंने जिद की। तो जिद की तो उस पे माता जी ने मुझे चप्पलों से मारा था, बहुत ज्यादा मारा था। और मैं रो रहा था काफी ज्यादा। और उसके बाद फिर दिल में कुछ उठा तो उस टाइम पे एक आया था कि अ, मैंने जन्नत की सैर कर ली जब सर अपने माँ के पैरों में रखा, ऐसा एक एक थॉट आया था, एक कोट कोट आया था, वो मैसेज के थ्रू भेजा गया था। मैंने वो पढ़ रखा था। तो जब मम्मी ने मारा तो उस पर मैंने लिखा कि यूं ही रात भर मैं जन्नत की सैर करता रहा, बिखरे उन मोतियों को अपनी झोली में भरता रहा, तब पता चला मैं सपनों में था, सुबह उठकर देखा तो सर माँ के कदमों में था। ऐसा एक ख्याल आया। वाह, ये शुरुआत हुई और यहाँ से फिर मेरे बाकी का लेखन प्रारंभ हुआ, लिखना शुरू किया और धीरे धीरे फिर वर्तमान में आप लोगों के सामने। अभिजीत, क्या होता है कि मैंने बहुत सारे शायरों को देखा है, बहुत लोग हमारे मित्र दोस्त हैं वो भी लिखना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कभी जिनका दिल दिल टूट जाता है या अपनी उनके प्यार मोहब्बत के लिए लिखते हैं, जो होता है जी कई बहुत सारे, लेकिन पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने जो पहली शायरी लिखी माँ के लिए लिखी, तो ये भाई सब इसके लिए तो आपको सलाम है हमारी तरफ से, पूरी गर्जना की टीम की तरफ से। ये ये अंकित भाई, होता क्या है, अच्छा ये कहना मुनासिब नहीं है कि जिनका दिल टूटता है लिख केवल वही सकते हैं। ऐसा नहीं नहीं, कुछ नहीं है। आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर जज्बात हैं और आपने जीवन में कभी प्रेम अगर किया है किसी से भी, वो माँ से हो सकता है, बहन से हो सकता है, भाई से हो सकता है, प्रेमिका से हो सकता है, किसी भी से यदि आपने प्रेम किया है तो आपके दिल में जज्बात है, तो आप लिखने योग्य हैं और आप अच्छा लिख सकते हैं। नहीं नहीं, प्रेम तो निस्वार्थ भाव है, भाव आता है तो लोग लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि ज्यादातर दर्द भरी शायरी जो होती है उस तरह लोग लिखते रहते हैं। पूरा बिल्कुल। कुमार विश्वास को ही ले लीजिए, पहले उनकी शायरी समझ, लेकिन उनका इंटरव्यू देखने के बाद पता चला कि अरे वो तो पूरी एक शायरी शायरी पूरा एक ही व्यक्ति के लिए उन्होंने लिख दिया। जैसे पगली लड़की हुआ, उसके बाद बहुत सारी थी। तो आपका बहुत जानकर अच्छी बात हुई। और एक और बात कि आप चप्पल से बचपन में सब बदमाशी करते, हम तो कई बार होता था कि सुबह से लेके गांव में रहते, सुबह से लेके शाम तक निकल जाते थे, उसका जब आते थे मैच खेलते रहते दिन भर, खाना पीना कोई शुद्ध नहीं। मम्मी जब गुस्साती थी कभी कभी तो हम बैट से भी मार खाए, उसमें कोई जी दिक्कत नहीं सब मार खाते रहते हैं। अच्छा अभिजीत, जैसे बोल रहे हैं कि आप लिखना शुरू किए, तो आपसे जब जो नए नए बालक आ रहे हैं, नए नए लड़के जो उनके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो, उसको शब्दों में कैसे लिखे, उनके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए कुछ बताना चाहें आप? बिल्कुल अंकित भाई, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ। एक थॉट आता है, सुनो सबकी करो अपनी। और इस थॉट को जब कविता में हम लागू करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए मैं यकीनन कतई ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़िए मत। आप जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा पढ़िए। आपको शायर बनना है तो अच्छी गजलें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कविताएं पढ़िए। आपको कवि बनना है फिर भी आप अच्छी गजलें। आप साहित्य जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा लिखेंगे, ये 100% सच है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए, डॉक्टर कुमार विश्वास की बात करो, मैंने एक इंटरव्यू में उनको देखा, डॉक्टर कुमार विश्वास, उनसे पूछा गया आपकी एक लाइब्रेरी है, तो उनकी लाइब्रेरी में 36,000 किताबें हैं, 36,000। और 36,000 किताबों में आप किसी एक पुस्तक पर उंगली रख दीजिए तो डॉक्टर कुमार विश्वास ये बता सकते हैं कि इस पुस्तक की इस पेज नंबर पर ये बात बहुत अच्छी लिखी। इतना अध्ययन उन्होंने किया है, तब वो आज डॉक्टर कुमार विश्वास है।
ऐसे ही आप यदि पढ़ते हैं, जितना अधिक पढ़ते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास के पास कविताएं यकीनन बहुत अच्छी हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके पास ज्ञान है। तो ज्ञान आपके पास जितना रहेगा, आप उतनी अच्छी तरीके से उस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, दूसरी चीज मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा, जो युवा रचनाकार है, जो लिखना, उनके लिए देखिए, पहली बात, मैंने एक बहुत ही विरोधक टिप्पणी पढ़ी थी, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। पता नहीं बोलना यहाँ पर उचित है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि कविता कोई सुअर का बच्चा नहीं है जो आप हर रोज पैदा करें। कविता पैदा करने की चीज नहीं है। कविता एक ऐसी चीज है जिसको आप यकीन मानिए, आप 10 साल में एक कविता लिखिए, लेकिन तब लिखिए जब आपका हृदय अंदर मन से, अंतर मन से कुछ लिखने के लिए आपको विवश करे, कुछ लिखने के लिए आपको प्रेरित करे। जब आप कुछ ऐसा, और दूसरी चीज, पढ़िए, लाख पढ़िए, लेकिन मेरा मानना है आप पढ़कर मत लिखिए। आप पढ़िए जरूर, लेकिन पढ़कर। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है लोगों को इससे विरोध हो। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो विचार है, आप पढ़कर कत्ते मत लिखिए, आप अनुभव कर कर लिखिए, आपके लिए अनुभव बेहतर होगा। आप समाज में देखते हैं, यदि एक, देखिए, कवि के पास ना नजरिया होता है, लोगों के पास नजरें होती हैं, कवि के पास नजरिया होता है। लोग एक सामान्य स्त्री जो पत्थर तोड़ रही होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति उसे कैसे देखता है कि स्त्री पत्थर तोड़ रही है, लेकिन वहीं पर एक कवि देखता है, वह तोड़ पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो ये अंतर होता है नजर और नजरिए में। तो नजरिया आपका जैसा होगा, आपकी कविता वैसी होगी। आप कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं खुद को दूसरी चीजों से, ऑब्जर्व कितना कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है। तो यकीनन आप जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज्यादा। हाँ, अगर आपको और बेहतर अपनी लेखनी सुधारनी है, तो कुछ नियम है, कुछ मीटर हैं, जो आप आसानी से पढ़कर और यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। वो इतना मुश्किल काम है। वही होता है कि सोचने का तरीका आप आम से खास बनाता है। जैसे आपने सूर्यकांत बिल्कुल। त्रिपाठी निराला जी की ही जो अभी तोड़ती पत्थर की बात की, तो वही लोग को देखना का नजरिया अलग होता है। लेकिन आप बिल्कुल। अभिजीत, ये बताइए, एक समय था सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, ऐसे बहुत सारे लेखक, जहाँ पूरा इलाहाबाद में अगर आप सोचेंगे तो पूरा जहां जाएंगे पूरा साहित्य साहित्य कॉफी हाउस है अपना। और उस समय का और आज के समय का इलाहाबाद कैसा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। देखिए, मेरा मानना है, साहित्य एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। साहित्यिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मेरा मानना है थोड़ा बहुत कमियां आई हैं, क्योंकि वर्तमान में लोग लिखने पे ज्यादा फोकस करते हैं। उनकी नजर में ये रहता है कि वो एक हर रोज कविता लिखते हैं। उन्होंने बस पेन उठाई और लिखना शुरू कर दिया, और किसी भी तुकबंदी को, जो तुकबंदियां भिड़ा देते हैं और उन्हें भी साहित्य में जोड़ कर रख देते हैं। मेरा मानना है, जो वो दौर था, जो हरिवंश राय बच्चन का समय था, या उससे भी पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का समय था, महादेवी वर्मा जी का समय था, वो समय ऐसा था जहां पर एक गिलहरी को पात्र मानकर उसके ऊपर एक निबंध लिख दिया जाता था। वो समय ऐसा था जहां पर मधुशाला एक, मुझे लगता है, एक ऐसे व्यक्ति ने, कहते हैं जिसने प्रेम कभी किया ना हो, वो व्यक्ति प्रेम पर लिख नहीं सकता है। वैसे ही जिस व्यक्ति ने कभी पिया ना हो, वो मदिरा पर एक इतनी विशालकाय और इतनी शानदार रचना कर दे, तो ये यकीनन लगभग असंभव सी बात है। लेकिन फिर भी वो जो साहित्य था, यमाएगा काकी बनकर हाथ लिए इसका प्याला, ये जो साहित्य था वो वर्तमान साहित्य से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि वर्तमान में लोगों का जो रुझान है वो मंच की ओर अग्रेसित है। लोग वर्तमान समय में, जो भी कवि वर्तमान में निकलते हैं, उनके हृदय में वो रहता है कि वो ऐसा लिखे जो मंच के द्वारा लोगों को पसंद किया जाए, लोग उसे पसंद करें, बजाय इसके कि वो ऐसा लिखे जो पुस्तकों में, आज लोग प्रकाशित होना कम, सामने प्रदर्शित होना ज्यादा महसूस करते हैं, वही ज्यादा प्रसन्न हो। तो प्रदर्शन में और प्रकाशित होने में बहुत बड़ा अंतर है। और प्रकाशित आप तभी होंगे जब आप उस स्तर का लिखेंगे, उस स्तर का साहित्य। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस समय में और वर्तमान समय में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है साहित्य के दृष्टिकोण से। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। वही तो क्या होता है, क्या इस समय आजकल जो लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा भागते हैं जी जी। उनके पास, जो कि क्या होता है कि आपके पास अपना जब तक ज्ञान नहीं होगा, जहां तक शब्दकोश आपके पास नहीं रहेंगे, आप उतने अच्छे नहीं लिख सकते। ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि साहित्य के नहीं, हर चीज के लिए आपके पास शब्दों का एक भंडार होना चाहिए, तभी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो अभिजीत, फिर आपसे कुछ नया सुनाइए, उसके बाद लाइव सेशन बहुत लंबा चल रहा है, फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक कुछ हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाते जाइए। मेरी एक नई नई गजल हुई है, मैं वो सुना देता हूँ। हाँ जी, जरूर। बहुत भाप उठ रही है, एकदम ताजी गजल है। अ, कोशिश की थी मैंने सुनना कि
कुछ है खोया खोया उनके होठों पर, वाह। कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, बाकी सब है बढ़िया उसके होठों पर। कुछ है खोया खोया उनके होठों पर, कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, बाकी सब है बढ़िया उसके होठों पर। बोसा का मतलब होता है चुंबन। कुछ है खोया खोया उनके होठों पर, बाकी सब है बढ़िया उसके होठों पर, और उन सबके हाथों पे बोसा लाजिम है, उन सबके हाथों पे बोसा लाजिम है, जिसने रंग लगाया उसके होठों पर। उन सबके हाथों पे बोसा लाजिम है, जिसने रंग लगाया उसके होठों पर। और ये शेर बतौर खास कि होठों से बस मुझको दुनिया कह दे वो, होठों से बस मुझको दुनिया कह दे वो, रख दूंगा मैं दुनिया उसके होठों पर। वाह क्या होठों बात। से बस मुझको दुनिया कह दे वो, रख दूंगा मैं दुनिया उसके होठों पर। बियर वोडका शेरी ब्रांडी देसी और, बियर वोडका बियर वोडका शेरी ब्रांडी देशी और, रम विस्की तक जाया उसके होठों पर। और वाह उसकी प्यास का आलम, उसकी प्यास का आलम क्या शरबत वरबत, उसकी प्यास का आलम क्या शरबत वरबत, सूख गया था दरिया उसके होठों पर। और इसका आखिरी शेर है, उसकी प्यास का आलम क्या शरबत वरबत, सूख गया था दरिया उसके होठों पर। और बेमतलब की बातें बातें सबने की, बेमतलब की बातें बातें सबने की, हमने शेर सुनाया उनके होठों पर। वाह क्या बात क्या बात। अच्छा अभिजीत, और जैसा कि हमारा प्रयागराज है चाय के लिए मशहूर है, उसके साथ ही चाय लोग तो चाय, जहाँ चाय की दुकान टपरी में पूरी राजनीति होती है, आज तक से लेकर टाइम तक जितनी सारी बकैती होती है, जो यूएसबी होती है इलाहाबाद की वहीं पे मिलती है। तो चाय हाँ पे अगर यकीन, कुछ सुना दें कुछ हाँ तो। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे, और यकीनन मैं इंतजार कर रहा था। देखिए, चाय चाय पर मेरी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बाकी गजलों की अपेक्षा चाय पे मेरे दो शेर हैं, वो बहुचर्चित हो गया, कई जगह कोट किए गए, टिकटॉक पे भी बहुत चले। मैं वो शेर सुनाता हूँ, और यकीन मानिए कि अ, इलाहाबाद की राजनीति उसी चाय की टपरी से शुरू होती है। वही तो, तो इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जिसकी आबो हवा में राजनीति का नशा है, और जिसकी फिजाओं में सिविल बिल्कुल, सर्विस तो पदों से लाखों युवाओं को मदहोश किए रहते हैं। और कुल्हड़ चाय वहाँ की काफी फेमस है। तो मैं कुल्हड़ चाय पे बैठा था, तो वहां पे मैंने एक शेर कहा था कि किसी कुल्हड़ को है दरकार आओ चाय पिए, हाँ हाँ हाँ, किसी वाह। कुल्हड़ को है दरकार आओ चाय पिए, अरे आखिर है पहला प्यार आओ चाय पिए। और हर एक, तुम्हारे लब को मयस्सर हुआ है जाम तो क्या, तुम्हारे लब को मयस्सर हुआ है जाम तो क्या, हमें है चाय का खुमार आओ चाय पिए। और हर एक नुक्कड़ पे रोके थे कदम हमने कि हाँ शायद, हर एक नुक्कड़ पे रोके थे कदम हमने कि हाँ शायद, यहाँ है चाय के आसार आओ चाय पिए, यहाँ है चाय के आसार आओ। बहुत वही बहुत क्या शुक्रिया। होता है कि बहुत 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 बढ़िया है क्या कि चाय, और एक्चुअली क्या होता है कि इलाहाबाद और चाय दोनों एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते में बंधे, जैसे साहिल लुधियानी के लिरिक्स पे महेंद्र कपूर का गाया गाना, चलो एक बार फिर सजनी बन जाए। चाय हम लोग के लोग कहते बहुत, हम लोग ऐसे होता है कि अबे यार तुम चाय बहुत पीते हो, लेकिन उनको क्या बताए चाय और कुल्हड़ का जैसे वो होता है, उसी तरह हम लोग का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और चाय से होता है। लेकिन बेहतर है अंकित भाई, इलाहाबाद और चाय एक एक दूसरे के पूरक जरूर हैं, लेकिन बेहतर है कि योगी जी ने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, चाय का नाम बदला। एक सेकंड के लिए बढ़िया। आ रहे हैं, एक सेकंड रोकना चाहूंगा मैं आपको। जी। तो वो तो जो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिले तारीफ काम है कि उसको रोका नहीं गया। अब योगी बाबा से अगर चाय का नाम बदल दिए होते तो फिर तब तो बड़े बहुतों का दिल टूट जाता, क्योंकि चाय जी जी बरसों से चली आ रही है, चाय पे बहुत सारी राजनीति होती है, चाय पे लिखा जाता है। प्रयाग नाम में बिल्कुल। क्या रखा है, हम लोग के लिए इलाहाबाद भी वही है, प्रयागराज भी वही है। नाम बदलने से हम लोग की भावनाएं बदल नहीं जाएंगी। नहीं और बदलेंगी। अपनी जो राजनीति होती रहती है होती रहेगी। और इसी के साथ अभिजीत यहीं पे इस सेशन को खत्म करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया।